हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। स्टूडेंट्स आज हम इसमें एसएसटी में आपका जो ये थर्ड बुक रह गई थी आपकी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे जिसका नाम है विविधता की समझ। बच्चों, विविधता क्या होती है? एक चीज़ का दूसरी से भिन्न होना, वही विविधता है। देखो, आप एक स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल में सारे बच्चे अलग अलग होते हैं, किसी का धर्म अलग है, किसी की जाति अलग है, सबका रहन सहन अलग है, खाना पीना सबका अलग अलग होता है। लेकिन अगर हम भारत देश को देखते हैं, भारत की अगर हम क्वालिटी देखते हैं तो बच्चों क्या है, हमारा देश एक विविधता में एकता है। यानी कि हमारे देश में इतने सारे स्टेट हैं, ठीक है, 29 स्टेट हैं, आपको पता है। 29 स्टेट की लैंग्वेजेस अलग है, कहीं पे हिंदी है, कहीं पे तेलुगु है, कहीं पे मराठी है, सब जगह अलग है। एंड उनकी संस्कृति यानी कि उनके रहने का तरीका है, जो बोलचाल का तरीका है, मतलब खाने पीने का तरीका है, फेस्टिवल मनाने का तरीका है। कोई सा फेस्टिवल कहीं पे ज़्यादा मशहूर होता है, कोई सा कहीं पे ज़्यादा है। तो हर एक स्टेट में अलग अलग है। लेकिन फिर भी इतनी सारी विविधता होने के बाद भी हमारा देश एक देश है, और ये सब क्या है, एक भारत राष्ट्र के ही सब सदस्य हैं। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम यही कहते हैं कि हम कहाँ के, भारत के नागरिक हैं। कोई ये नहीं कहता कि मैं असम का नागरिक हूँ या जम्मू कश्मीर का हूँ या कहीं से हूँ। तो अगर हम अलग विदेश में जाते हैं तो हम यही बोलते हैं कि हम भारत देश से आए हैं। यानी कि हम इतनी सारी डिफरेंस रखने के बाद, इतनी सारी विविधता रखने के बाद भी सब एक ही जगह हैं, और हमारी एकता ही हमारा एक प्रतीक है। इतनी सारी विविधता होने के बाद भी हम सब एक ही हैं, ठीक है बच्चों। इस चैप्टर में भी यही बताया गया है बच्चों। देखिए क्या है, इसमें एक स्टोरी भी है कि जैसे ये चित्र बनाए गए हैं, इसमें अगर हम आप अपना चित्र रख देते हो, कोई भी दो बच्चे सेम नहीं होते हैं। अगर जुड़वा हो गए तो बाय चांस अलग है, लेकिन कोई भी बच्चे दो सेम नहीं होते हैं। आप भी क्लास में अपने सारे मित्र को देखते हो, कोई भी आपके जैसा तो नहीं होता है। किसी की मम्मी खाना कैसा बनाती हैं, किसी के घर कैसा है, सबका सब कुछ अलग अलग होता है, ठीक है बच्चों। इसी तरह इस चैप्टर में क्या है बच्चों, दो बच्चे हैं, दोनों के नाम क्या हैं उनके, ठीक है बच्चों। इसमें दो बच्चे हैं, एक का दोनों के ही नाम क्या है बच्चों, समीर हैं, दोनों के ही नाम। लेकिन वो क्या है, उनके देखने में भी वे दोनों अलग हैं। और एक बच्चा क्या है, उसमें स्कूल गया है और एक बच्चा नहीं गया है, ठीक है। एक बच्चे को पढ़ना लिखना आता है, दूसरे को नहीं आता है, दोनों का नाम ही समीर है। और जी उसमें से एक बच्चा अखबार बेचने का काम करता है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि अखबार होता क्या है, मतलब उसने कभी पढ़ा नहीं है। एक बच्चा उनमें से हिंदी बोलता है जो अखबार बेचता है, और जो दूसरा बच्चा है वो अंग्रेजी बोलता है, वो स्कूल में भी पढ़ता है, ठीक है बच्चों। ऐसे उनकी बहस भी छिड़ जाती है सब्जेक्ट के ऊपर। उनको नहीं पता होता कि सब्जेक्ट होता क्या है। जो हिंदी वाला बच्चा है, मतलब क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गया, उसको अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है, ठीक है बच्चों। इसमें इसी प्रकार से हमारे देश में भी अलग अलग टाइप्स के बच्चे हैं। कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, कोई बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, कोई छोटे में पढ़ रहा है, कोई ऐसा भी है कि अभी तक भी जिसको शिक्षा नहीं मिल रही है, ठीक है। यही बच्चों क्या होता है, विविधता, यानी कि अलग अलग से अनेकता, यानी कि अलग अलग से रहना, ठीक है। जहाँ बच्चे समीर की स्टोरी थी, समीर एक को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर जो दूसरा समीर है वो हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों भाषाएं अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने एक दूसरे का वो प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी अलग है, क्योंकि वे अलग अलग धर्म के लोग हैं। जहाँ समीर एक हिंदू है, वहीं समीर दूसरा मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई, दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये विभिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। आप भी अपनी क्लास में जाते हो, आप तो नहीं देखते हो कि मैं अपने हिंदू का ही फ्रेंड बनाऊंगा, क्योंकि क्लास में तो हिंदू मुसलमान सबके बच्चे होते हैं, सिख ईसाई ना बच्चों। देखो पहले क्या होता था बच्चों, जाति व्यवस्था क्या था, असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में क्या था बच्चों, समाज को अलग अलग समूह में बांटा गया। इस बंटवारे का आधार था लोग किस तरह का काम करते हैं, लोग किस जाति में पैदा होते थे, उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए, अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गई
बच्चों पहले क्या होता था, जिसका मतलब जो माँ बाप काम करते थे यानी कि जो उनका पेशा होता था उसी को ही फिर बच्चे अपनाते थे। यानी कि जैसे कुम्हार के घर में पैदा हो गए तो आपकी जाति कुम्हार हो गई, ठीक है, और आप बस वही बन सकते थे। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था, ठीक है। यानी कि अगर कुम्हार का बेटा है तो वो कुम्हार ही बनेगा, उसे और कोई ज्ञान प्राप्त नहीं करने दिया जाता था, ठीक है। फिर आगे है बच्चों भारत में विविधता, यानी कि भारत में विविधता किस टाइप से है। भारत विविधताओं का देश है, यानी कि अलग अलग भिन्न भिन्न स्टेट भी हैं और भिन्न भिन्न वहाँ की लैंग्वेजेस हैं, सब कुछ अलग अलग है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। कोई हिंदू धर्म का पालन करता है, कोई मुस्लिम धर्म का पालन करता है। हिंदुओं के फेस्टिवल्स अलग होते हैं, मुस्लिम्स के अलग होते हैं, क्रिश्चियन के अलग होते हैं, लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं। अगर हम एक ढंग से देखें तो फेस्टिवल वो मनाते हैं, हम भी मनाते हैं, कपड़े वे भी पहनते हैं, हम भी पहनते हैं, एक ही चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं, लेकिन उन्हें ही करने के हमारे तरीके अलग अलग हो जाते हैं। करते तो वही सब है हम भी। क्या है बच्चों, हम विविधता को कैसे समझें, कैसे समझ सकते। करीब 2-2.25 साल पहले क्या होता था बच्चों, जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में घोड़ों और ऊंट पर बैठकर या फिर पैदल चलकर यात्रा करते थे। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ के जो लोगों का रंग ढंग देखते हैं उसी को अपनाते हैं, यानी कि चेंज हो जाते थे। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में वे पुराने ढर्रे में ही चलते थे, यानी कि अपने भी तरीक़ों से करते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता है। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता है, यानी कि जो वहाँ आस पड़ोस में उनके लोग रहते हैं उनकी संस्कृति को वे जानते हैं, पहचानते हैं और अपनी को बोलते हैं और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिलीजुली संस्कृति उभरती है। इससे क्या होता है, ये एक दूसरे से में मिल जाते हैं, ठीक है बच्चों। फिर इसमें भारत के 2 भाग, आइए हम देखते हैं। इसमें भारत के 2 भाग हैं, लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए हम समझते हैं कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। इसमें 2 स्टेट की तुलना की गई है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। इसमें क्या है, लद्दाख पहले है। लद्दाख क्या है, जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के लिए, पानी के लिए लोग गर्मी के महीने में पिघलने वाली बर्फ़ की निर्भर रहते हैं। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी, बच्चों बहुत ध्यान रखेंगे, बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन इतनी गर्म होती है बच्चों, बहुत मोटा इसका कंबल बनाया जाता है, बहुत महंगा भी होता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह के छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गायें, बकरी और याक होते हैं। रेगिस्तान होने का यही मतलब नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए, ठीक है बच्चों। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं केरल की। केरल भी एक स्टेट है भारत का ही। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत अधिक आकर्षित हुआ है। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी
व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। कौन लाए थे ईसाई धर्म? जो ईसा मसीह थे। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक समुद्री रास्ता जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध धर्म शामिल हैं। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हुबहू मिलते हैं और इन्हें चीनवला कहते हैं। जो जाल होते हैं मछली पकड़ने वाले। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं? चीना चट्टी कहते हैं। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं, केरल के लोग। ठीक है बच्चों, फिर आगे है यहाँ जहाँ केरल और लद्दाख, इन दोनों की स्थिति हमने जानी है बच्चों। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं यह भी देखते हैं कि हम दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब में से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया है। जहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्राय गहरा रिश्ता होता है। विविध संस्कृतियों का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है, हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने का तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां धर्म पहुंचते हैं। ठीक उसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आगे इसमें भारत में विविधता में एकता। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अलग अलग परिवारों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीक़ों से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितना भी भिन्न हो, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में वे सब एक हैं। यानी कि जब भी भारत पर कोई आक्रमण हुआ है तो किसी ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं सोचा है, सबने एकजुट होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। ये गीत भी लिखा गया है इसलिए ही भारतीय जन नाट्य संघ के द्वारा। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में हमने अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सैयद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे गोली खा के सोए जलियांवाला बाग में, हम सोनी पड़ी कब्र पर दिया जला के जाना। दिन खून के हमारे। हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। दिन खून के हमारा। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, दो बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना। दिन खून के हमारे। बच्चों ये गीत तब लिखा गया था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। उसमें क्या हुआ था बच्चों, अमृतसर में एक जगह है जलियांवाला बाग,
ये लिखा भी है, देखो। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल, कौन था, जनरल डायर, ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठा होकर सभा कर रहे थे। शांतिपूर्ण वहाँ सभा हो रही थी और जनरल डायर ने आदेश दे दिया गोली चलाने का। महिला, पुरुष, हिंदू, मुस्लिम एवं सिख, कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों की जाने की गई और उससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप अपने भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? क्या हुआ था बच्चों? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारतीय झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत में लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया। यहाँ पे भी सब एक होकर कार्य किया था। तब भी जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधताओं को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। ठीक है बच्चों, आई होप आपने इस वीडियो को सब ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे और इस चैप्टर को ध्यान से समझेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।